हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 20, तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। आर्टिकल 20 को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आर्टिकल 19 को डिस्कस किया था, सेडिशन का कंसेप्ट, हेट स्पीच का कंसेप्ट। तो आज का बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 21 इन डिटेल, यानी आर्टिकल 21 को डिटेल में डिस्कस करना है। और जो पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट है, अरुणा सानवाग जो केस था, उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 21 है क्या। तो आर्टिकल 21 में बेसिकली बात की गई है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ की बात की गई है। और इसमें बोला गया है आर्टिकल 21 में कि कोई भी जो पर्सन है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ से। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। एक प्रॉपर प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश है लॉ के द्वारा, उसके अलावा किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता। ये पूरा जो कोर फिलोसॉफी है आर्टिकल 21 की। जैसे कि हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में भी जाएं तो दादा भाई नारोज जी जो थे फ्रीडम फाइटर, तो उन्होंने अपनी जो बुक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक तरफ तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हम लोग कर रहे हैं इंडिया में, बट एक्चुअल में देखा जाए तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और लोग जो है पॉवर्टी के डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। स्टारवेशन, हंगर से लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ है वो तो नहीं है ना, लोगों को जीने का जो अधिकार है वो सही सही ढंग से तो उनको नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि इंडिया में जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो होता है, और ये बेसिकली जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जापान ने कहाँ से इसको कॉपी किया है? ब्रिटिश से। सो देखा जाए तो ओवरऑल ओरिजिनल जो ब्रिटिश से ये कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का। और अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में बेसिकली फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका में फॉलो होता है और इंडिया में जो फॉलो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो ये है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इंडिया में, ये जो फॉलो होती है, तो इसमें तीन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कि प्रॉपर लॉ है या नहीं, किसी भी अगर किसी ने अगर कोई क्राइम कमिट किया तो उसके लिए कोई प्रॉपर लॉ बना है कि नहीं, लॉ इनेक्ट है या नहीं। दूसरा, कोई भी कम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, चाहे जैसे कि एसपी है, डीएम है, जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी है, पार्लियामेंट है, एमपी एमएलए है, तो कम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो एक्शन ली है या नहीं ली। और तीसरा कि एक प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश हुई है या नहीं हुई है इस लॉ को फॉर्मुलेट करते समय, और जो पनिशमेंट है। जैसे कि जो सितंबर 2012 का केस था, निर्भया का केस, गैंगरेप वाला केस, तो उनको जो है कोविड के पहले 20 मार्च 2020 के आसपास फांसी की सज़ा हुई। तो उसमें इतना जो लंबा ड्यूरेशन चला 2012 से 2020, 8 साल का, तो इसमें प्रॉपर जो प्रोसीजर है लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश, उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया, और फिर जो है फाइनली जो है उनको कल्प्रिट को फांसी की सज़ा हुई। तो जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि भाई जो भी लेजिस्लेचर है उसकी विजडम को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी जो पार्लियामेंट है जो लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है, कानून बनाते समय जो प्रक्रिया फॉलो की गई उस पर्टिकुलर लॉ को बनाते समय, वो प्रक्रिया सही थी या नहीं थी, वो फेयर थी, रीजनेबल थी या नहीं थी, उस चीज़ को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बट इंडिया में जो फॉलो होती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसमें विजडम जो है लेजिस्लेचर की जो बुद्धि लगाई गई है उस चीज़ को क्वेश्चन हम नहीं करते हैं जनरली। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है, ये नैरो होता है। उसी प्रकार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट बहुत वाइड हो जाता है, यानी जुडिशियरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। जैसे मेनका गांधी का जो केस था, जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें लेजिस्लेचर की विजडम को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उस चीज़ को फॉलो किया गया।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में इस बात को बोला कि लाइफ डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी जीवन जीना सिर्फ पशु प्रवृत्ति ही नहीं है, पशु की तरह ही नहीं है, एनिमल की तरह ही जीना जो है एक सही जीवन जीना नहीं है। लाइफ डज नॉट मीन मियर लाइफ एग्जिस्टेंस, इस बात को बोला गया मेनका गांधी केस में। और जो भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है उसको आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसी प्रकार हम और थोड़ा आगे बात करें तो एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है नेचुरल जस्टिस में कि जो भी लॉ है दैट शुड बी फेयर, रीजनेबल, और जो भी जज हैं जो जस्टिस डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं, तो वो कभी भी अगर कोई उनके सामने केस आ रहा है जिसमें उनका सन है, डॉटर है, भाई भतीजा, मतलब जो भी उनके जो भी रिलेशन है, तो उन जज को जो है अपने को रिक्यूज करना चाहिए, ऐसे केसेस नहीं लेना चाहिए, किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और अपने को जो जिससे कि न्याय पर जो है आम जन का भरोसा बना रहे, इसलिए उनको जो भी केसेस हैं उनसे बचना चाहिए लेने से, जिसमें कि उनके रिलेटिव, उनके डॉटर और सन जो भी इन्वॉल्व अगर हैं तो, या खुद भी पर अगर कोई केस है तो उससे बचना चाहिए उनको। सो नो वन शुड बी जज इन ऑन केस। और तीसरा है कि भाई जब तक आपने दोनों पार्टी को सुना नहीं प्रॉपरली, दोनों पार्टी के जो ग्रीवांस है, दो पार्टी के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों पार्टी के जो ग्रीवांस हैं, जब तक उनको आपने प्रॉपरली नहीं सुना तब तक आप जो है फैसला अपना नहीं सुनाइए। तो तीन चीज़ें हमने देखी कि लॉ जो है वो फेयर, रीजनेबल वो देखा जाएगा, और नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन केस, अपने आप को रिक्यूज करें अगर कोई भी सन, डॉटर या रिलेटिव इंक्लूडेड हैं तो, और तीसरा जब तक दोनों पार्टी को नहीं सुना तब तक जस्टिस आप डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट, इसको हमने देखा। फर्दर अगर हम बात करें कि जो एम्बिट है आर्टिकल 21 का, उसका जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 21 का, वो अलग अलग केसेस में मेंशन है। चाहे हम राइट टू प्राइवेसी केस स्वामी जजमेंट की बात कर लें, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, या बात करें हम सुनील बद्रा केस की, सुनील बद्रा केस में राइट टू हेल्थ, हेल्थ का भाई सबको अधिकार है, उसके बारे में बात की गई। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट में रहना MC मेहता केस में बोला गया, जब गंगा पोल्यूशन, बहुत सारा इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट था उसका डिस्चार्ज हो रहा था और उससे गंगा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था, तो MC मेहता केस में बोला था कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट में रहना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लीन इन्वायरमेंट में रहना आम जन का अधिकार है। उसी प्रकार हम बात करें राइट टू रेपुटेशन, किरण बेदी का जो केस था, किरण बेदी फॉर्मर IPS रह चुकी हैं, तो राइट टू रेपुटेशन कि भाई रेपुटेशन है ब्यूरोक्रेट्स की भी, उसके बारे में बात की गई। और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं राइट टू डाई, अगर आप मर रहे हैं तो डिग्निटी के साथ मरें, राइट टू डाई विद डिग्निटी, वैसे यूथनेसिया का कंसेप्ट इसी में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। और बात करें हम राइट टू स्पीडी ट्रायल कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी मुलजिम को जो है सजा आप सुना रहे हैं तो, या फिर उसने कोई क्राइम किया है, तो जो ट्रायल है उसमें जो है फटाफट देरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। ये बोला गया था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पीडी ट्रायल की बात की गई। फिर थोड़ा आगे हम बढ़ें कि भाई जो पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट है वो बेसिकली है क्या। तो बेसिकली जब हम पैसिव यूथनेसिया कंसेप्ट की बात करेंगे तो इस पैसिव यूथनेसिया कंसेप्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट है, इसमें क्या हुआ था कि एक अरुणा शानबाग थी जो कि अपना डॉक्टर थी पेशे से, बट उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ और उससे उनको इतना आघात लगा कि वो बैग मतलब जो है परमानेंटली कोमा में चली गई थी, ठीक है, कोमा में चली गई थी। तो और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी, नर्स वगैरह जो थी वो उनका केयर कर रही थी, बट उनके जो साथ वाली थी उनकी सब मतलब जो कलीग होंगी, जिनका नाम था पिंकी बिरमानी, तो पिंकी बिरमानी ने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि पैसिव यूथनेसिया का कंसेप्ट, यानी जब इस तरीके की हालत है किसी भी व्यक्ति की, तो क्यों ना जो भी मेडिकल सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लिया जाए, एक्सटर्नल मेडिकल सपोर्ट, और डिग्निटी के साथ वो मर जाए। तो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पैसिव यूथनेसिया हम अलाउ कर सकते हैं बट एक्टिव नहीं कर पाएंगे। एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है थोड़ा सा उसको भी समझें हम। तो एक्टिव यूथनेसिया जैसे कोई ओल्ड एज में है और वो लगातार कह रहा है मुझे मरना है मरना है,
और आप बाहरी एक्सटर्नल तरीके से कोई भी मान लीजिए मेडिकल जो भी है ट्रीटमेंट आप करके कोई भी मेडिसिन अगर इंजेक्ट वगैरह कर दें तो वो एक्टिव यूथेनेशिया केस है, वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। बट पैसिव यूथेनेशिया में जो है जिसमें कि व्यक्ति की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अगर हम जो है मेडिकल सपोर्ट को उससे खींच लें, मतलब एक्सटर्नल जो सपोर्ट है मेडिकल उसको विड्रॉ कर लें, वो एक पीसफुल मतलब तरीके से मर सकता है, डिग्निटी के साथ मर सकता है। तो पैसिव यूथेनेशिया को अरुणा शानवाग केस में अलाउ किया गया और कुछ उसमें इस बात का जिक्र किया गया एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का कंसेप्ट। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का कंसेप्ट क्या है कि भाई पर्सन जो भी मर रहा है मान लीजिए जो या फिर जो भी वो फेस कर रहा है सिचुएशन, तो वो व्यक्ति इस बारे में उसको भी पता हो कि हाँ भाई मतलब जो है ये मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रही है और मतलब जो भी मेडिकल डायरेक्टिव है इनको मतलब जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर लिया जा रहा है, उसको पता होना चाहिए। और हाई कोर्ट के थ्रू ये जो है प्रॉपरली प्रोसीजर एस्टेब्लिश होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जो होते हैं कलेक्टर, तो वो एक सीएमओ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्वॉल्व करते हैं उस प्रोसेस में और फिर घर वालों को सबको बता दिया जाता है कि भाई पैसिव यूथेनेशिया आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश कीजिए, हाई कोर्ट से जो है प्रॉपरली केस बाई केस इसको दिखवाइए। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है एस्टेब्लिश होती है। अगर हम पी रतिनाम केस की बात करें तो पी रतिनाम केस में बोला था कि राइट टू लाइफ है जीने का अधिकार आल्सो इंक्लूड राइट टू डाई, यानी राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। तो सेक्शन 309 आईपीसी का जो है इसको इसमें सुसाइड था कि सुसाइड कर सकता है व्यक्ति, बट इसमें इनिशियली तो क्या 1 साल का इम्प्रिजनमेंट था कि अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो 1 साल की आपको सजा होगी। बट पी रतिनाम केस में इसको क्या बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। बट ज्ञान कौर केस में फर्दर क्या हुआ था कि जो ज्ञान कौर लेडी थी उन्होंने किसी लेडी को ज़बरदस्ती मरने के लिए मजबूर किया, तो उस केस में क्या बोल दिया गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। और जो सेक्शन 309 था आईपीसी का सुसाइड वाला उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो पैसिव यूथेनेशिया का केस था उसमें जो PIL फाइल की गई थी और उसमें बोला गया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होना चाहिए और राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है फाइनली फॉलो भी किया गया। और पैसिव यूथेनेशिया का तो कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में देख लिया कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव जो है वो विड्रॉ हम कर लेते हैं और किसी भी व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है जैसे कॉमा में चली गई थी जो अरुणा शानवाग, तो पैसिव यूथेनेशिया वहाँ पर हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा भी सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए कि भाई एक तरीके से उनका जो इकोनॉमिक भी पैसा वगैरह लग रहा है तो वो भी उससे भी उनको छुटकारा होगा। और इमोशनल जो अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से उसको देख देख के जो भी फील हो रहा है इमोशनली उससे भी, और जो व्यक्ति है उसकी लाइफ भी सुधर जाएगी। बट इसके कुछ अगर देखा जाए तो पैसिव यूथेनेशिया की डिमेरिट भी है, भाई आप किसी व्यक्ति की लाइफ ले रहे हैं एक तरीके से और रिलीजियस ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे ये सही नहीं है। उसी प्रकार राइट टू प्राइवेसी की बात करें जिसमें केएस पुट्टास्वामी जजमेंट की बात की गई है और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन BN श्री कृष्णा कमेटी जो गठित हुई थी जिसमें राइट टू फॉरवर्डिंग की भी बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है कुछ भी है उसका वीडियो अपलोड हो गया यूट्यूब पे फिर उसको जो हटा देना चाहिए वहाँ से, ऐसा ना हो कि वो परमानेंटली डला रहे। राइट टू फॉरवर्डन डेटा फिड्यूशियरी का कंसेप्ट जो है और जो भी व्यक्ति की प्राइवेसी है वो जो है हमेशा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। नवतेज सिंह जौहर केस की बात करें सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी वाला जो कंसेप्ट था वहाँ पर भी बोला गया कि भाई डिक्रिमिनलाइज करें होमोसेक्सुअलिटी को, जो सब साइन का केस है। तो अलग अलग इस तरीके से अलग अलग केसेस हैं एम्बिट में आर्टिकल 21 के और इस तरीके से पूरा है। और इसमें AK गोपालन केस में तो ये था कि नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था आर्टिकल 21 का, ठीक है, वाइड एम्बिट नहीं किया गया, नैरो इंटरप्रिटेशन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये देखा था कि प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश हुई या नहीं हुई, लॉ है या नहीं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं। बट मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया जिसमें जो लेजिस्लेचर की विजडम है उसको भी देखा गया। तो इस तरीके से हमने पूरा कॉम्प्रहेंसिवली अच्छे से पूरा आर्टिकल 21 को इत्मीनान से हमने समझा है, एक एक केस लॉ को हमने डिस्कस किया है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके हमें बताएं और किस तरीके से वीडियो को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है या आप लोगों के क्या सुझाव हैं
वो आप बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सब जानते हैं कि 15 सितंबर 2025 से मनखेड़ी में यूपीएससी का बैच लॉन्च होने जा रहा है और एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप एडमिशन एनरोल करें, जो भी आसपास के लोग हैं। और करंट अफेयर और प्रीलिम मेन टेस्ट का बैच भी जल्दी 10 सितंबर से लॉन्च होने जा रहा है। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, जिसमें जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एजुकेशन की जो बात की गई है चिल्ड्रन के लिए, और 6 to 14 ईयर में जो फंडामेंटल राइट बनाया है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।